यस। हेलो एवरीवन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का इस सेशन के अंदर। वैसे तो जनरली आपने मुझे सीएसआईआर नेट एग्जाम के प्रति बहुत बोलते सुना है, सीएसआईआर नेट एग्जाम के प्रति पढ़ाते उसके ओरिएंटेड बोलते सुना है। लेकिन आज एक थोड़ा डिफरेंट एग्जाम की बात करूंगा। आज गेट एग्जाम की बात करूंगा, क्योंकि हर एक एस्पायरेंट जो सीएसआईआर नेट एग्जाम का लिखेगा, जो एक सीएसआईआर नेट एग्जाम में बैठेगा, वो डेफिनेटली गेट का एग्जाम देगा। तो क्या हमारी स्ट्रेटजी गेट के प्रति होनी चाहिए, क्या डिफरेंट चीजें हमें इस एग्जाम के लिए करनी होती हैं, ये सारी चीजें इस सेशन में डिस्कस करेंगे। प्लस आपकी जो क्वेरीज हैं गेट एग्जाम को लेके, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। मैं गेट के एडवांटेजेस भी बताऊंगा कि क्यों गेट क्वालिफाई करने से आप एक अच्छी पोजीशन में पहुंच सकते हैं। और देखिए, गेट एग्जाम देने वाले दो तरीके के एस्पायरेंट्स हो सकते हैं। जनरली कुछ एस्पायरेंट्स जो सीधा एस्पायर करते हैं कि मुझे टॉप 50 में आना है, टॉप 20 में आना है, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। लेकिन मान लीजिए वहां तक पहुंचने पहुंचने का आपने एम किया, आप टॉप 300 200 में भी आते हैं, 500 में भी आते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको फिर भी मिल सकती हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपके जो डाउट्स होंगे, आपके जो भी क्वेरी गेट के रिगार्डिंग होगी, वो हम एड्रेस करेंगे। प्लस कुछ चीजें जो मुझे अपने साइड से बतानी है आपको इस गेट एग्जाम के लिए, गेट 2025 के लिए, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो एक बार सेशन शेयर कर दो, तब तक जाके बाकी लोग भी जुड़ जाएं, तो थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाएंगी बातें, और भी क्वेश्चंस आ जाएंगे जिसको हम एड्रेस कर पाएंगे। तो गुड इवनिंग आयशा, गुड इवनिंग सैफिया, गुड इवनिंग देवार, गुड इवनिंग डॉक्टर भावेश पटेल, निकू, राधे राधे जी। तो देखो, इस सेशन में बेसिकली हम पहले तो मैं एड्रेस कर लेता हूं, मुझे जो चीजें आपको बतानी है उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं। उसके बाद हम आपके क्वेश्चंस लेंगे कि गेट एग्जाम क्यों सीरियसली हमें देना है, और जो भी एस्पायरेंट नेट दिसंबर में बैठने वाला है उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा गेट एग्जाम। ठीक है, तो ये सेशन बेसिकली गेट के इर्द गिर्द ही घूमेगा। देखिए, सबसे पहले गेट एग्जाम को क्यों सीरियसली लें हम। सर नेट एग्जाम चलिए ठीक है। देखिए, बहुत सारी ऐसे पीएचडी एडमिशंस होते हैं जो कि गेट क्वालिफाइड कंडीशन रखते हैं, और अगर आप गेट में एक डिसेंट रैंक भी सिक्योर कर लें, एक डिसेंट स्कोर भी आप रख लें, तो आप पीएचडी एडमिशंस वाला जो क्राइटेरिया है वो तो फुलफिल कर ही लेते हैं। बात समझ में आ रही है। लेकिन हमेशा जो एस्पायर करेंगे वो बड़ी चीज के लिए करेंगे, क्योंकि यहां पे अगर आप टॉप 100 में, टॉप 50 में एंट्री मारते हैं, तो आपके लिए थोड़ी और अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं। जैसे डीआरडीओ का ऑप्शन हो गया, ओएनजीसी का ऑप्शन हो गया। अभी करंट में भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स डीआरडीओ में और ओएनजीसी में जो मेरे साथ थे, वो खुद भी अभी करंट में वहां पे हैं। तो उनकी गेट स्कोर, उनका गेट रैंक बहुत अच्छा था। तो यस, अपॉर्चुनिटीज हमेशा ओपन होती हैं ना। एक तो ये फैक्टर हो गया, दूसरा एक तो पीएचडी वाला फैक्टर हो गया। क्योंकि मैं रिसेंट टाइम में काफी वीडियोस बना रहा हूं स्कॉलरशिप्स के ऊपर, काफी वीडियोस बना रहा हूं पीएचडी एंट्रेंसेस के ऊपर, तो मैं ना इंटरनेट पे सर्फिंग भी बहुत ज्यादा करता हूं इन चीजों को लेके। तो मैंने ये पाया कि भाई बहुत सारे ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के पीएचडी एडमिशंस हैं, बहुत सारे ऐसे आईआईटीज हैं जो सिर्फ गेट स्कोर को ही कंसिडर करते हैं कि आप गेट क्वालिफाइड हो। तो एटलीस्ट ये कोशिश तो करनी ही है कि हम गेट क्वालिफाई हो जाए। मान लीजिए आप बहुत अच्छा रैंक भी नहीं ले आते हैं, तो लेकिन इस बार के अटेम्प्ट में ये तो पक्का कर दीजिए कि यार गेट क्वालिफाइड का टैग आपके पास आ जाए, ताकि जो कुछ स्कोप बन सकता है वो आप टारगेट कर सकें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है भाई गेट एग्जाम का, तो इसे हल्के में नहीं लेना है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बता सकता हूं। जैसे आई नो अ स्टूडेंट हु इज करेंटली इन आईआईटी इंदौर, उसका जेआरएफ नहीं है, उसका ही इज प्रिपेयरिंग फॉर दैट, और उसका गेट में भी सिर्फ गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी रैंक है, टॉप 500 में भी नहीं है, लेकिन ही इज डूइंग हिज पीएचडी फ्रॉम आईआईटी इंदौर एंड ही इज गेटिंग इंस्टीट्यूट फेलोशिप। लेकिन एक मिनिमम
आपके पास क्राइटेरिया तो होना चाहिए। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा, प्लस आपको जो एक बेसिक क्वालिफिकेशन है वो रखनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? अवेयर कैसे रहें सर? आप चैनल से ट्यून रहो, मैं लगातार ऐसे वीडियोस बनाते जा रहा हूं कि कोई भी पीएचडी एडमिशन का आ रहा है, कहीं पे कोई वैकेंसी आ रही है, कोई प्रोजेक्ट पोस्ट की वैकेंसी आ रही है, वो सब इंफॉर्म कर रहा हूं। तो ये दो तरीके चीजें आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो मैं आगे बढ़ता हूं। पहले तो गेट एग्जाम के प्रति थोड़ा सा आपको अवेयर कराते हैं। देखो, गेट के जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, तो इसमें टोटल 65 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसको दो हिस्सों में आप डिवाइड कर लो। एक तो आपका एनालिटिकल का हिस्सा होगा, जो सीएसआईआर नेट जैसा ही होगा, ठीक? यानी सीएसआईआर नेट के लिए जो एप्टीट्यूड पढ़ना है, वही एप्टीट्यूड यहां भी पढ़ना है। उसके बाद केमिस्ट्री वाला हिस्सा आएगा, जिसमें आपको एमएसक्यू, एमसीक्यू और एनएटी का पोर्शन मिलेगा। अब एमएसक्यू में भी आपको 1 नंबर और 2 नंबर का, एमसीक्यू में भी 1 नंबर और 2 नंबर, और एनएटी में भी आपको 1 नंबर और 2 नंबर के सवाल मिलते हैं। ये एक मोटा मोटी आपका एस्पेक्ट रहेगा केमिस्ट्री को लेके। बात समझ में आ रही है? अब इसके अंदर ये 65 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होंगे। तो कितने मार्क्स हमें टारगेट करने हैं, और क्या होगा कि सर हम गेट क्वालिफाइड कहे जाएंगे? उससे मैंने बताया ना, एडवांटेजेस आपको मिल सकते हैं, लेकिन थोड़े से अवेयरनेस होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक ना? तो जरूरी है कि मैं इसको एक बार सब्जेक्ट वाइज तोड़ के आपको दिखाऊं कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का आता है, कौन से टॉपिक्स हैं जहां से ज्यादा नंबर का आ रहा है, ताकि हम इस बार के गेट को थोड़ा सा एनालाइज और स्ट्रेटेजी के साथ इसको टारगेट कर सकें। ऐसा ना हो जाए कि फिजिकल का वो टॉपिक पकड़ लिया जिससे क्वेश्चन ही नहीं आ रहा और पढ़े जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपके लिए बैठ के प्रॉपर हमने एक एनालिसिस निकाली है, इसको एक बार गौर से देखिए। ये एनालिसिस फिजिकल केमिस्ट्री की है। मतलब जब गेट 2025 फेब के पेपर में आप बैठोगे ना, तो आपको फिजिकल 30 नंबर की मिलेगी, 30 मार्क्स। और इन 30 मार्क्स के अंदर आप ये पाएंगे कि आपके पास टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशंस कुछ इस तरीके से होंगे। जो मैंने टॉप पे टॉपिक्स लिखे हैं ना, जैसे क्वांटम, केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रो, थर्मोडायनेमिक्स, अब ये टॉपिक्स आप छोड़ के नहीं जा सकते गेट में। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हैं तो आप ये वाले टॉपिक्स पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे अपना। ये नीचे वाले टॉपिक, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, कभी आता है क्वेश्चन, कभी नहीं आता। फोटो केमिस्ट्री से भी वही हाल है। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम से भी वही हाल है। सरफेस इजी टॉपिक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कर लीजिएगा। यहां तक वाले टॉपिक्स थोड़े से कम इंपॉर्टेंस वाले हैं, और इसके ऊपर वाले तो बहुत इंपॉर्टेंस के हैं। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ही सीधा सीधा आपको बता रहा है कि कितने ज्यादा मार्क्स के यहां से पोर्शंस पूछे जा रहे हैं। तो इन चीजों का आपको थोड़ा क्या रखना है ध्यान। ये टॉपिक्स नोट डाउन करके रखिए। अब जब आप लोग नेट के लिए तैयारी करेंगे या गेट के लिए स्पेसिफिकली तैयारी करेंगे, तो ये टॉपिक्स आपके हाई प्रायोरिटी लिस्ट में आने चाहिए, ठीक है? तो ये एस्पेक्ट हो गया फिजिकल का। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो 25 से 28 नंबर तक पूछी जाती है ये भी। और इसमें भी कुछ टॉपिक्स आप सेलेक्ट करके निकाल सकते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ओएमसी, केजेस एंड क्लस्टर इंक्लूड करते हुए बायो इनऑर्गेनिक, मेन ग्रुप। ये 4 टॉपिक्स ही सबसे प्राइमरी टॉपिक है जहां से मेजॉरिटी सवाल आता है। तो 30 नंबर वो और 30 नंबर ये, 60 नंबर, और एप्टीट्यूड के हो गए कुछ नंबर। तो इतना करने भर से ही आप क्या कर पा रहे हैं? देखो, क्वालिफाइंग तो जो गेट का बैरियर होता है ना, बहुत ही कम होता है। मैं कह रहा हूं कि आप अगर 25 नंबर भी ले आओगे ना, कितने, इफ यू स्कोर 25 मार्क्स ऑल्सो, तब भी यार आप गेट क्वालिफाइड कहे जाओगे। और यस, एडवांटेज मिल जाता है कई बार, लेकिन वही अवेयरनेस होनी चाहिए आपको ना। आप नेट का एग्जाम दे रहे हो, सेम चीजें पढ़नी है, तो क्यों नहीं गेट को भी सीरियसली देना है, ठीक? और इनका थोड़ा सा एस्पेक्ट अलग होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के तरीके, यानी कि जो अप्रोच होता है, वो नेट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसके लिए थोड़ा सा गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने होंगे आपको, ताकि एक आइडिया आपको लग सके। टॉकिंग अबाउट ये वाले जो टॉपिक्स हैं बाद वाले, ये हम कह सकते हैं कि माइनर टॉपिक्स हैं, इनको आप बाद में भी कर सकते हैं, ठीक? फिर लास्ट में आती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये भी आपको 27 से 30 नंबर तक के रेंज में पूछी जाती है। इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख सकते हो रिएजेंट्स है, और ये चीज तो सीएसआईआर नेट में भी फॉलो होती है।
आप मुझे अग्री करोगे, नेट में भी सर रिएजेंट्स 30 नंबर की आ जाती है और यहां पे भी सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग रिएजेंट्स ही है। मैंने वो जो सिंथेसिस वाली रिएक्शंस होती हैं उनको भी इनके अंदर इंक्लूड कर लिया है। प्लस नेम रिएक्शन का पोर्शन यहां इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरीसाइक्लिक स्टीरियोकेमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये वाले पोर्शंस मेजर हो जाएंगे और ये वाले पोर्शंस माइनर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो पहले इन टॉपिक्स को कवर करना है। अब ये टॉपिक्स दोनों ही एग्जाम, नेट में भी गेट में भी हाई स्कोरिंग बनते हैं, तो ये हमें करना होगा। और एक बात, एमएसक्यूज को कैसे हैंडल करें सर, और एमएसक्यूज ज्यादातर कहां से पूछे जाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। एमएसक्यू का जो पोर्शन है ना, ये ज्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आएगा, ऑर्गेनिक। लेकिन एक बात बताएं, एमएसक्यू में लगभग बच्चा सिमिलर ही परफॉर्म करता है, क्योंकि इसमें गलतियां सबकी ज्यादा हो जाती हैं। कोई आपसे अगर एज लेके जाएगा तो वो एनएटी सेक्शन में लेके जाएगा, यानी आप इस पेपर में अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप वाला जो सेक्शन है वो खराब हो जाए। अगर आप हाई स्कोर बहुत ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं आप टॉप 100 में आए, टॉप 50 में आए, तब तो आप सारे टॉपिक्स करके जाइए, आप एक भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते हैं। आपके लिए सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। प्लस एनएटी सेक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस करें, यहां आपके मार्क्स खोने नहीं चाहिए, ठीक है। और एनएटी में ज्यादातर क्वेश्चंस किसके मिलेंगे आपको, तो फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, ठीक है। ये कुछ एस्पेक्ट हो गया कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है ना। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्या छोटे छोटे पॉइंट्स हैं मेरी तरफ से जो गेट एग्जाम के लिए अभी से ध्यान रखने हैं। सबसे पहली चीज, स्टिक टू द सिलेबस। एक बार गेट एग्जाम का सिलेबस प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखिए। आप चाहे नेट की तैयारी कर रहे हो तब भी गेट का सिलेबस निकाल के रखिए। जो भी चीजें कवर कर लेते हो उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करते चलो कर, कि पता तो लग जाए ना कि गेट के सिलेबस के कौन कौन से पोर्शंस कवर होते जा रहे हैं, तो उनको हाईलाइट करते चलो, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक और अच्छा सिलेबस बना के दिया है। टॉपिक्स बहुत एलोबरेटिव तरीके से मेंशन्ड है, नेट की तरह नहीं है, तो थोड़ा वहां से आइडिया लगेगा। प्रैक्टिस इनफ क्वेश्चंस। आपको सवालों का तो हद पार कर दो, जितने सवाल प्रैक्टिस कर सकते हो उतने सवाल आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जैसे आप नेट की तैयारी कर रहे हो मान लो, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो लगा ही रहे हो, तो नेट के भी लगाने हैं, गेट के भी लगाने हैं, वो तो कंपलसरी है, उतना तो करना ही है। अब इसमें आप क्या सप्लीमेंट कर सकते हो, सप्लीमेंट करने के लिए आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए इनके क्वेश्चंस के लिए मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से लगाने होंगे। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट और कंप्लीट मॉक टेस्ट, इसमें कमी मत छोड़िएगा, क्योंकि फिजिकल प्रैक्टिस से आएगी आपको। तो इसके लिए जो टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है, जब कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लिया तो आप उसका टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगा डालो। उससे क्या होगा, वो टॉपिक वहीं पे तैयार हो जाएगा, उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर पाओगे। हाँ, लेकिन पहले एक बार नोट्स रिवाइज कर लिया, प्रीवियस ईयर लगा लिया, डीपीपी सॉल्व कर ली, टेस्ट सॉल्व कर लिए संडे वाले, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे टॉपिक वाला। पूरी तैयारी के साथ टॉपिक वाइज टेस्ट में, मॉक टेस्ट में उतरिएगा, वरना फिर कॉन्फिडेंस गिरेगा, फिर मजा नहीं आएगा आपको, ठीक। तो ये सारे ही टॉपिक्स के साथ आपको फिजिकल में बहुत रिग्रेसली करना है। ऑर्गेनिक का एक आध टॉपिक आप छोड़ भी दोगे ना तो मैं कहूंगा चलेगा, लेकिन फिजिकल का एक भी टॉपिक का मॉक टेस्ट मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो। उसके बाद इक्वल वेटेज टू ऑल 3। अगर आप चाहते हो कि आप गेट में टॉप 50 टॉप 100 जैसी रैंक को सिक्योर करो, तो फिर भाई तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल तराजू में तौलना पड़ेगा। आप अलग अलग तराजू में नहीं तौल सकते हो इसको, कि हम 2 करेंगे 1 छोड़ देंगे। अब ऐसा बच्चा जो नेट में 2 ही सब्जेक्ट करके जा रहा है और उसने कोई एक सेक्शन पूरा छोड़ दिया है, तो आप मेक श्योर करो कि आप एटलीस्ट 40 से 50 नंबर जरूर सिक्योर करो, ताकि गेट क्वालिफाइड, क्योंकि आपका अगर पूरा फोकस है कि भाई पीएचडी ही करनी है, तो एटलीस्ट वो वाला एस्पेक्ट आपके लिए ओपन हो जाए। बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पीएचडी एडमिशंस आते हैं जो कि सीधा सिर्फ गेट क्वालिफाइड पे भी होते हैं। इनफैक्ट आईआईटीज के अंदर भी एंट्री होती है, मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के शॉर्ट फॉर्मूलेस की एक शीट बना लेना।
जैसे क्या होगा कि केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा, उसके जितने भी फॉर्मूलेज हैं उसको खटाखट एक पेज पे लिख लिया। तो कम से कम 5-6 पेज में पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले आ जाने चाहिए। उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको बहुत आसानी होगी। फॉर्मूला खट 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 कर याद आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है, कहां से डिराइव करके लाया है, कुछ मैटर नहीं करता। अगर फॉर्मूला याद है, अप्लाई करो, आंसर निकालो, ये होना चाहिए। तो शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल में। और सॉरी, ये एनालिटिकल नहीं होगा, दिस विल बी एप्टीट्यूड। और आप एप्टीट्यूड को स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एप्टीट्यूड वाला पोर्शन 15 नंबर का है, और एप्टीट्यूड के ऊपर मैंने एक सेपरेट स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई है कि कौन से टॉपिक्स एप्टीट्यूड के पढ़ने चाहिए। वो टॉपिक्स आपको जाके कवर करने हैं भाई। नहीं देखी तो एक बार वीडियो जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा, चैनल पे पड़ी होगी। रिसर्च करने के बाद वो टॉपिक्स जो आपको एप्टीट्यूड में नेट और गेट दोनों के लिए सेम ही पैटर्न है, आप उनको प्रैक्टिस करें। ये चीज आप लोग अपना सकते हैं, ठीक है। तो स्किप नहीं करेंगे एप्टीट्यूड को, क्योंकि बच्चा जो गेट में अच्छा स्कोर कर रहा है ना, वो एप्टीट्यूड में कर क्या 15 में से 15 नंबर वो सिक्योर कर दे रहा है एप्टीट्यूड में, तो आप नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक। तो इस बात का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है ना। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो अभी से आपको अपने प्रिपरेशन में इनकलकेट करनी है, टुगेदर विद CSIR नेट प्रिपरेशन, ताकि इस वाले एग्जाम का वो एस्पेक्ट ओपन हो सके कि भाई आप गेट क्वालिफाइड हो जाएं। और अगर आप 400-500 के अंदर आते हैं, मेरे से लिख के ले लीजिए, आपको PhD इंटरव्यू देने से कोई नहीं रोक सकता। और स्टाइपेंड भी वही सेम है जो JRF से मिलती है, तो फिर क्यों नहीं देना चाहिए हमें। तो ये हमारा एम रहेगा। ऐसे बच्चे जिनका एक सब्जेक्ट पूरा कमजोर है, उनको मेक श्योर करिए कि भाई वहां से कुछ कुछ टॉपिक्स आप करें, ताकि गेट में आप 40-50 के बीच में मॉक टेस्ट में स्कोर कर पाए और एप्टीट्यूड का सहारा लें फिर, ठीक है। ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और MSQ क्वेश्चंस के लिए कुछ YouTube पे पुराने सेशंस में मिल जाएंगे, आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस अगर गेट से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो IFS ऑनलाइन। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, टॉपिक वाइज जो आपको एनालिसिस चाहिए कि भाई किस टॉपिक से कितना, मैंने आपको दिखाया। उसी तरीके के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्लस कट ऑफ्स क्या रहती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर। दिमाग में कट ऑफ क्लियर रखो ना, उतना मिनिमम तो सिक्योर करना ही करना यार, वरना फिर फायदा क्या हो रहा है गेट में बैठने का। 2000 का फॉर्म भर रहे हैं और गेट क्वालिफाई भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ये तो मिनिमम है यार, इतना आपको करना ही है। प्लस आपको कुछ लेक्चर्स भी मिल जाएंगे गेट के ऊपर, आप ये भी देख सकते हैं। आप लोगों के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी अरेंज करी गई है, जो कि 6 अक्टूबर मंडे को है, एंड इट विल बी फ्रॉम द 8 AM ऑनवर्ड। तो आप ये स्कॉलरशिप टेस्ट भी देख सकते हो, जो कि गेट ओरिएंटेड ही होने वाला है, ठीक है। इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा, वेबसाइट पर होगा, विजिट करिएगा ifsonline.com। अब गेट एग्जाम से रिलेटेड और कोई भी क्वेरी आपके मन में होगी, नीचे जरूर बताइएगा। सर टेस्ट सीरीज कितने की है, एक बार आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा या वेबसाइट विजिट कर लो, ठीक है, वहां पे आपको पता लग जाएगा। तो दिस वाज द फ्यू कुछ इंपॉर्टेंट बातें गेट के बारे में। ये जो टॉपिक वाइज एनालिसिस मैंने यहां पे किया है, इन टॉपिक्स को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए, और कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट्स में बताइएगा, हम जरूर कोशिश करेंगे उसको एड्रेस करें। इस वीडियो के लिए इतना ही बातें हैं। प्लस टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो स्कॉलरशिप टेस्ट है ये उसी पैटर्न पे है जिस पैटर्न पे गेट है, तो इसको दीजिए, देखिए कि आपका स्कोर कैसा रह रहा है। और इस स्कॉलरशिप टेस्ट के बाद आपको कुछ चीजें दी भी जाएंगी फ्रॉम IFS टीम। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।